हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज कुलफशा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल डी यू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो सेमेस्टर 5th की जो आपकी हिस्ट्री है उसकी होने वाली है। और देखिए, ये जो आपकी हिस्ट्री है इसका नाम है 20वीं सदी का विश्व इतिहास 1995। यानी ये जो हमारी हिस्ट्री है ये हमारी 20वीं शताब्दी के विश्व इतिहास के मुद्दे 1995 होने वाली है। अगर आपके पास ये बुक है एंड आप एनईपी के स्टूडेंट हैं यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। देखिए, अभी हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ चल रही है जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए हैं। तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से सारी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं एंड उन्हें लाइक एंड शेयर करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि ये जो वीडियोज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी स्टडी को लेकर। अगर आपने पूरी बुक नहीं पढ़ी है और आपकी कोई भी प्रिपरेशन नहीं है अभी तक, तो बस अगर आपने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ देख ली तो आप आराम से पास हो जाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आपके अच्छे मार्क्स भी आएंगे। ऐसा नहीं है सिर्फ पास आउट होगे, नहीं, आप अच्छे नंबरों से पास आउट होंगे, क्योंकि इस पूरी ही सीरीज़ में मैं आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आने वाले हैं या जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, हम उन क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। तो आप मेरी वीडियोस को लास्ट तक देखना मत भूलिएगा एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने लास्ट छोड़ा था। अब अगले क्वेश्चन से हम कंटिन्यू करेंगे, जो भी हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, देखिए, जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के विजय में प्रमुख कारण क्या थे। यानी जो हमारा प्रथम विश्व युद्ध था उसमें दो गुट थे, एक मित्र राष्ट्रीय थे, एक धुरी राष्ट्रीय थे। तो धुरी राष्ट्रीय जो थे वो हार गए थे, लेकिन जो मित्र राष्ट्रीय होते हैं वो जीत जाते हैं। अब ये क्यों जीते, इनके प्रमुख कारण क्या क्या थे, या ये कहे ये किस वजह से जीते। क्योंकि धुरी राष्ट्रीय भी तो जीत सकते थे, लेकिन ऐसा मित्र राष्ट्रीय के पास क्या था कि ये लोग जीत गए प्रथम विश्व युद्ध में। तो हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम थोड़ा सा प्रथम विश्व युद्ध के बारे में चर्चा कर लेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध क्या है, क्योंकि हमें इसमें प्रथम विश्व युद्ध के बारे में भी बताना होगा। यानी भूमिका में हम प्रथम विश्व युद्ध के परिचय लिख सकते हैं। चलिए देखेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस तरह से लिखना है, प्रथम विश्व युद्ध यानी जो कि हमारा 1914 से 1918 के बीच में रखा गया था। यानी 1914 से 1918 में प्रथम विश्व युद्ध रहा था। 20वीं शताब्दी का एक महत्वपूर्ण संघर्ष था जिसमें लगभग पूरी दुनिया को अपने प्रभाव में ले लिया था। यह युद्ध यूरोपीय देशों के बीच शुरू हुआ था, लेकिन धीरे धीरे इसमें दुनिया भर के कई देश शामिल हो गए। यानी ये जो स्टार्टिंग थी ये यूरोपीय देशों में हुई थी, लेकिन धीरे धीरे और जो दुनिया के देश थे वो भी इसमें शामिल हो गए। यह युद्ध मुख्य रूप से दो प्रमुख गुटों के बीच लड़ा गया था, एक और मित्र राष्ट्रीय जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और बाद में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जैसे देश शामिल थे, और दूसरी और मध्य शक्तियां जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और ओटोमन साम्राज्य प्रमुख थे। यानी देखिए, एक तरफ तो मित्र राष्ट्र थे जिसमें हमारा ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, रूस हो गया और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका हो गए, ये लोग थे। और जो दूसरी लोग थे यानी जो धुरी राष्ट्र थे उसमें हम जर्मनी को देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और ओटोमन साम्राज्य को देख सकते हैं, जो कि हमारे मित्र राष्ट्रीय और धुरी राष्ट्रों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं इस युद्ध का प्रारंभ जून 1914 में ऑस्ट्रेलिया के आड़युक्त फ्रांच फर्डिनेंड की हत्या से हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के बीच त्वरित सैन्य संघर्ष शुरू हो गया। यानी देखिए, ये जो परिणाम था ये यहाँ के जो सम्राट थे उनकी हत्या हो गई थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, वहाँ पर जो युद्ध था वो स्टार्ट हो गया। देखिए, पहले भी बहुत सारे कारण थे, ऐसा नहीं है एक साथ उनकी हत्या हुई और युद्ध शुरू हो गया, नहीं, पहले भी बहुत सारे धीरे धीरे से कारण उत्पन्न हो रहे थे, लेकिन उनकी हत्या के बाद वो जो एक तरह से बांध था, वो सबर का बांध जो होता है वो टूट गया था, और उसकी वजह से अब वो पूरी तरीके से जो संघर्ष था या जो युद्ध था वो सामने की ओर आ गया, यानी पूरी तरीके से होने लगा। 4 साल तक चले इस विनाशकारी युद्ध में करोड़ों लोगों की जान गई और पूरी दुनिया में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता फैल गई। और देखिए, पूरा ही जो युद्ध था 4 सालों तक चला, और 4 सालों में बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई और दुनिया में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जो स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा बेकार हो गई। इस युद्ध में अतः मित्र राष्ट्रों की विजय हुई, जिसने अंतर्राष्ट्रीय समीकरणों को बदलकर रख दिया और द्वितीय विश्व युद्ध के लिए भी
परिस्थितियां तैयार की हैं। यानी देखिए ये जो युद्ध था इसमें मित्र राष्ट्र जीत गए, लेकिन इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज़्यादा जो समीकरण थे उन्हें बदल दिया, और इन्हीं की वजह से हम कह सकते हैं इन्होंने बहुत सारी ऐसी नीतियां बना दी प्रथम विश्व युद्ध के बाद में कि द्वितीय विश्व युद्ध भी हो गया, क्योंकि इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध का जो पूरा ही जोर था वो जर्मनी, जापान, इटली पर डाल दिया कि तुम्हारी वजह से हुआ, जिसकी वजह से वहाँ के जो लोग थे वो और ज़्यादा भड़क गए, उनके ऊपर कर लगा दिए, उनके ऊपर टैक्सेस लगा दिए, उनके ऊपर जुर्माना लगा दिया था कि तुम्हारी वजह से हुआ है तो तुम्हें इस चीज़ का जुर्माना देना होगा, जिसकी वजह से और जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसकी जो संभावनाएं थी वो बढ़ जाती हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे मित्र राष्ट्रों की विजय के प्रमुख कारण कौन कौन से थे, यानी हम कैसे कह सकते हैं कि मित्र राष्ट्र जीते और उनके पास ऐसी क्या चीज़ें थी कि मित्र राष्ट्र जीत गए। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की विजय के कई महत्वपूर्ण कारण थे जिनका वर्णन निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है। यानी जो मित्र राष्ट्र है उसके जो जीतने के कारण थे वो एक आध नहीं थे, बहुत सारे थे। अब हम उनको एक एक करके जानने का प्रयास करेंगे। पहला आप लिख सकते हैं आर्थिक और औद्योगिक शक्तियाँ, किस तरह से हमारी आर्थिक और औद्योगिक शक्तियाँ जो थी वो एक कारण बनी। चलिए इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं मित्र राष्ट्र में शामिल देश विशेषकर ब्रिटेन और अमेरिका के पास अत्यधिक आर्थिक और औद्योगिक शक्तियाँ थी। यानी जो मित्र राष्ट्रों के देश थे वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे, जैसे कि ब्रिटेन और अमेरिका हो गया। ब्रिटेन पहले से ही सब पर शासन करता हुआ आ रहा था तो इसीलिए, और अमेरिका के पास भी बहुत ज़्यादा आर्थिक और औद्योगिक शक्ति थी। यह उन्हें बेहतर हथियारों के निर्माण, सैनिकों के प्रशिक्षण और उनके उद्योगों के दौरान आवश्यक सामग्रियों की आपूर्ति में सहायता करते थे। इसके विपरीत मध्य शक्तियों में शामिल देशों की आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं थी। यानी देखिए ये जो थे ये अपनी अर्थव्यवस्था पर और जो सैन्य था उस पर पूरा बल देते थे। युद्ध के लंबे खिंचाव के कारण मध्य शक्तियों की अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई, जबकि मित्र राष्ट्रों ने अपनी आर्थिक संसाधनों को बेहतर उपयोग किया। यानी देखिए जो मध्य शक्तियाँ थीं या ये कहें जो धुरी राष्ट्र थे उनकी युद्ध की वजह से जो शक्तियाँ थीं, जो आर्थिक स्थिति वो और ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी, बल्कि जो मित्र राष्ट्र थे उन्होंने अपनी आर्थिक और जो संसाधन थे उनका बहुत अच्छी तरह से यूज़ किया, जिसकी वजह से वो विजय हो गई। नेक्स्ट आप कारण लिख सकते हैं अमेरिका का युद्ध में प्रवेश किस तरह से। चलिए देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने लंबे समय तक तटस्थता बनाई रखी, लेकिन 1917 में जर्मनी द्वारा अमेरिका के खिलाफ अटलांटिक महासागर में की गई असीमित पनडुब्बी कार्रवाई के कारण अमेरिका मित्र राष्ट्रों की सहायता के लिए युद्ध में शामिल हो गया। यानी देखिए पहले अमेरिका जो था वो प्रथम विश्व युद्ध में शामिल नहीं था, लेकिन 1917 में क्या हुआ, जो जर्मनी था उसने अमेरिका की जो पनडुब्बी थी उनके खिलाफ एक कार्रवाई की, जिसकी वजह से अमेरिका मित्र राष्ट्रों के साथ मिल गया और युद्ध में उतर गया। अमेरिका के पास मजबूत सेना, विशाल संसाधन थे जिससे मित्र राष्ट्रों की शक्तियों में भारी इजाफा हुआ। यानी अमेरिका जो था वो एक मजबूत देश था, उसके पास सैन्य और जो हथियार थे और जो साधन थे वो बहुत कुशल थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो मित्र राष्ट्र थे उनकी शक्तियाँ और ज़्यादा बढ़ जाती हैं अमेरिका का मित्र राष्ट्रों में शामिल होने की वजह से। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं अमेरिकी सेना और धन की सहायता ने मित्र राष्ट्रों की निर्णायक लाभ दिलाया और मध्य शक्तियों को कमजोर कर दिया। और अमेरिका की जो सेना थी और जो धन था उसने जो मित्र राष्ट्र थी उसकी शक्तियों को और ज़्यादा बढ़ा दिया और जो मध्य देश थे या ये कहें मध्य जो शक्ति थी उसे कमज़ोर कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट कारण था हमारा बेहतर नौसेना शक्ति। किस तरह से ब्रिटेन के पास उस समय की सबसे बड़ी और शक्तिशाली नौसेना थी। यानी जो पानी वाली सेना होती है उसको नौसेना बोलते हैं, जो समुद्रों में रहती है। अब ब्रिटेन के पास उस टाइम की सबसे बड़ी और सबसे कुशल नौसेना थी जिसने समुद्री मार्ग पर नियंत्रण बनाए रखा है। मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के खिलाफ समुद्री नाकेबंदी का उपयोग किया, जिसने जर्मनी की आवश्यक सामग्रियों की आपूर्ति नहीं हो सकी। यानी देखिए जो मित्र राष्ट्र थे उन्होंने जर्मनी की जो नाकेबंदी थी वो कर दी समुद्री रास्ते से, जिसकी वजह से जो उनकी बेसिक चीज़ें थी या बेसिक ज़रूरतें थी वो भी पूरी नहीं हो पाई। नाकेबंदी जर्मनी की आर्थिक स्थिति पर भारी पड़ी और अतः इनमें जर्मनी की युद्ध की कमजोरियों को और बढ़ा दिया। समुद्री मार्ग पर मित्र राष्ट्रों की पकड़ ने उनके आंतरिक संसाधनों और सैनिकों को आसानी से जुटाने में मदद मिली। और देखिए जो मित्र राष्ट्र थे उनकी जो पकड़ थी समुद्र पर, कि वहाँ की जो सेना थी वो समुद्र पर बहुत अच्छी पकड़ रखते थे, यानी उनकी जो सेना थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, जिसकी वजह से उन्हें संसाधन जुटाने में और लोगों को जुटाने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिली, जिसकी ये भी एक कारण हो जाता है उनकी जीत का। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट
कारण था हमारा तकनीकी और सैन्य रणनीतियों का विकास। किस तरह से प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों ने नई सैन्य तकनीकों का भी उपयोग किया, जैसे टैंक, विमान और जहरीली गैसें। इन तकनीकों का कुशल उपयोग और नई रणनीतियों का विकास युद्ध के मैदान पर उनकी सफलता का मुख्य कारण बना। मित्र राष्ट्रों ने संगठित रूप से और योजना बनाकर हमले किए और अपने सैनिकों के मनोबल को बनाए रखने के लिए ये प्रभावी प्रचार प्रसार किया। यानी देखिए, जो मित्र राष्ट्र थे उन्होंने अपनी जो तकनीक थी और जो सैन्य तकनीक थी उसको बढ़ाने का प्रयास किया। टैंक बनाना प्रयास किया, टैंक बनाने लगे, विमान बनाने लगे और जो जहरीली गैसें होती हैं उनका प्रयोग किया प्रथम विश्व युद्ध में, जिसकी वजह से वो जीते। और जो उनकी सेना थी उनका मनोबल बनाने के लिए वो प्रचार प्रसार करते थे ताकि उनकी सेना में हमेशा जोश रहे और वो जीत पाएँ। और हुआ भी ऐसे ही, जब उनकी सेना हमेशा तैनात रहती थी, मनोबल के साथ रहती थी, जिसकी वजह से वो जीत पाए। अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो कारण था वो था हमारा जर्मनी की कमज़ोर रणनीतियाँ। यानी किस तरह से जर्मनी की जो कमज़ोर रणनीतियाँ थी अब हम उन्हें देखेंगे। मध्य शक्ति में सबसे प्रमुख राष्ट्र जर्मनी था, जिसकी शुरुआती योजनाएं स्लीफेन योजना पर आधारित थी, जिसके अंतर्गत उसने फ्रांस पर आक्रमण करे उसे शीघ्र ही पराजित करने का प्रयास किया। यानी देखिए, जो जर्मनी था उसकी जो शुरुआती योजनाएं थी वो स्लीफेन योजना पर आधारित थी, जिसके अंतर्गत फ्रांस पर उसने आसानी से कब्जा किया और उस पर आक्रमण करके उसे शीघ्र ही पराजित करने का प्रयास किया था। लेकिन यह योजना विफल हो गई और ये बाद में चल के क्या होता है, ये योजना विफल हो जाती है और जर्मनी को एक लंबे युद्ध में उलझना पड़ा। इसके अलावा जर्मनी की पनडुब्बी नीति ने अमेरिका को युद्ध में मित्र राष्ट्रों के साथ जुड़ने के लिए प्रेरित किया। देखिए, इसका जो परिणाम होता है वो परिणाम ये निकलता है कि जर्मनी जो होता है वो बहुत लंबे टाइम के लिए जो युद्ध है उसमें उलझ जाता है। और जर्मनी ने एक और गलती करी थी, क्योंकि जर्मनी ने अमेरिका की जो पनडुब्बियां थी उनको रोक लिया था, जिसकी वजह से जर्मनी ने क्या किया, अमेरिका को प्रोत्साहन दिया कि वो युद्ध में उतरे और मित्र राष्ट्रों के साथ मिल जाए। युद्ध के दौरान जर्मनी की अन्य रणनीतियां भी असफल रहीं, जिससे उसे हार का सामना करना पड़ा। और उस टाइम पे जो भी जर्मनी नीतियां बना रहा था वो हमेशा असफल हो जाती थी, जिसकी वजह से जो जर्मनी था वो हार गया और जो मित्र राष्ट्र थे वो जीत जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आप इसमें 6 जो कारण था वो लिख सकते हैं, रूस की क्रांति और मित्र राष्ट्रों का समर्थन। किस तरह से प्रथम विश्व युद्ध के मध्य में रूस में क्रांति हो गई और वहां के नए कम्युनिस्ट नेतृत्व ने युद्ध के बाहर होने का निर्णय लिया। यानी देखिए, जो रूस था वहां पर जो नेता थे उनकी मृत्यु हो जाती है और जो नए नेता बनते हैं उन्होंने क्या निर्णय लिया कि वो युद्ध से बाहर हो जाएंगे। हालांकि इससे मित्र राष्ट्रों को नुकसान हुआ, लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस ने पश्चिमी मोर्चे पर अपना समर्थन बनाए रखा। यानी देखिए, इससे जो मित्र राष्ट्र थे उन्हें कमजोरी मिली, लेकिन फिर भी जो ब्रिटेन और फ्रांस था उन्होंने पश्चिमी जो मोर्चा था उसको संभाले रखा था, यानी पश्चिम की साइड को। इसके अतिरिक्त मित्र राष्ट्रों को अन्य देशों का भी समर्थन प्राप्त था, जिससे आर्थिक, सैन्य और नैतिक समर्थन देकर मित्र राष्ट्रों की शक्तियों को बढ़ावा मिला। यानी देखिए, सिर्फ रूस ही तो मित्र राष्ट्रों से बाहर निकलता है, लेकिन जो मित्र राष्ट्र होते हैं उन्हें अन्य देशों का भी बहुत ज़्यादा समर्थन होता है, जिसकी वजह से उन्हें आर्थिक, सैन्य और जो नैतिक एक समर्थन होता है वो मिलता रहता है और उनकी विजय हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो कारण है वो है हमारा, नेक्स्ट कारण आप इसमें लिख सकते हैं जनसंपर्क और युद्ध के प्रति समर्थन। किस तरह से, चलिए देखते हैं। मित्र राष्ट्रों ने जनसंपर्क के माध्यम से अपने नागरिकों और सैनिकों को मनोबल ऊंचा रखा। यानी युद्ध के टाइम पे जो मित्र राष्ट्र थे वो अपनी जनता के साथ में जुड़े रहते थे, जिसकी वजह से उनका जो मनोबल है वो बढ़ा रहे और वो युद्ध में सक्रिय रूप से भाग ले सके। उन्होंने युद्ध के उद्देश्यों को सही ठहराते हुए अपने राष्ट्रों में समर्थन बनाए रखा। यानी वो जनता को हमेशा ये बताते थे कि हमारा जो युद्ध है, हम जो युद्ध कर रहे हैं वो हमेशा सही है, तो आपको हमारा साथ देना चाहिए, तभी हमारा जो देश है वो आगे बढ़ पाएगा, आपको रोजगार मिल पाएगा, आपके जो बच्चे हैं या आने वाली जो पीढ़ी है वो अपना उज्जवल भविष्य देख पाएगी, इसीलिए हमें युद्ध करना ही होगा। तो इसी वजह से वहाँ के जो देश के लोग थे वो हमेशा सरकार के साथ रहते थे। इसके विपरीत मध्य शक्तियों के क्षेत्रों में युद्ध के खिलाफ असंतोष बढ़ गया और जो इसके विपरीत जो देश थे, यानी जो मध्य शक्तियाँ थी, उनके खुद के देश में जो लोग थे वो विरोध करने लगे थे कि हमारी सरकार को युद्ध नहीं करना चाहिए, हमारे रोजगार पर ध्यान देना चाहिए और जो हमारे देश के अंदर की चीज़ें उन पर ध्यान देना चाहिए, हमारे देश में भुखमरी जैसी स्थितियां पैदा हो रही हैं उन पर ध्यान देना चाहिए। ऐसी सिचुएशन होने लगी थी। जनता में बढ़ते असंतोष ने मध्य शक्तियों को आंतरिक रूप से कमजोर कर दिया। अब देखिए, घर में ही लड़ाई होगी तो किस तरह से लोग लड़ पाएंगे, तो ऐसी ही सिचुएशन वहाँ के देशों की थी। देश के अंदर के जो लोग थे वही
विरोध कर रहे थे तो किसी तरह से वो जीत पाते। जबकि मित्र राष्ट्रों में देशभक्ति और एकता की भावना मौजूद थी, और जो मित्र राष्ट्र थे वहाँ सभी लोगों में देशभक्ति और एकता की जो भावना थी वो मौजूद थी। सभी जो लोग थे वो एक दूसरे का साथ दे रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे मित्र राष्ट्रों की बेहतर राजनीतिक रणनीतियां। किस तरह से मित्र राष्ट्रों ने युद्ध के दौरान अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए विभिन्न देशों के साथ राजनीतिक संबंध बनाए और उन्हें अपने पक्ष में कर लिया। मित्र राष्ट्रों की कूटनीतिक ने उन्हें और आर्थिक समर्थन दिलाने में सहायता दी। इसके साथ ही मित्र राष्ट्रों ने युद्ध के बाद बाद के विश्व में स्वतंत्रता और लोकतंत्र का समर्थन करने का वादा किया, जिससे उन्हें नैतिक रूप से श्रेष्ठ स्थान में रखा। यानी देखिए, जो मित्र राष्ट्र थे उनकी जो कूटनीतिक नीतियां थी, या ये कहें देश की जो आर्थिक नीतियां थी, वो बहुत ज़्यादा मजबूत थी, और वहाँ के जो लोग थे वो उनका समर्थन कर रहे थे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। और उन्होंने वादा किया था कि जैसे ही युद्ध खत्म होगा तो स्वतंत्रता और लोकतंत्र को हम स्थापित करेंगे, ताकि जो हमारी नागरिक हैं उनको सर्वश्रेष्ठ रखा जा सके। यानी नागरिकता या जो हमारी नीतियां हैं उनको ऊपर रखा जा सके और लोगों का विकास हो सके। इसी वजह से लोग जो थे वो उनका समर्थन कर रहे थे, और इसी वजह से वो लोग जीत पाए थे। ठीक है, अब आगे चलेंगे। आगे हम देखेंगे इसका निष्कर्ष। क्या आप इसके निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं? प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की विजय का कारण उनके पास मौजूद विशाल संसाधन, मजबूत सैन्य रणनीतियां, कुशल राजनीतिक कौशल और अमेरिकी जैसी शक्तिशाली देश का समर्थन था। इसके जर्मनी और मध्य शक्तियों की कमजोर रणनीतियां, संसाधनों की कमी और जर्मनी पनडुब्बी युद्ध नीतियों ने उनके हार में योगदान दिया। यानी अभी आपने देखा कि किस तरह से जो जर्मनी था उसकी जो बेकार नीतियां थी, या फिर ये कहें किस तरह से उसने अमेरिका को प्रोत्साहन मिला, अमेरिका को कि हाँ वो युद्ध में उतर जाए सिर्फ जर्मनी की वजह से। और जो मित्र राष्ट्र थे उनकी पनडुब्बी नीतियाँ जो थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, जो युद्ध में काम आई। ये सभी हम देख सकते हैं, इनके कारणों की वजह से ही मित्र राष्ट्र जो थे वो जीत गए थे। मित्र राष्ट्रों की विजय ने विश्व मानचित्र को नए सिरे से परिभाषित किया और आधुनिक इतिहास की नींव रखी। इस युद्ध के बाद यूरोप की राजनीतिक स्थिति में भारी परिवर्तन हुए, और यह द्वितीय विश्व युद्ध के लिए भी आधार बना, जिससे शीत युद्ध की परिस्थितियों का उदय हुआ। यानी देखिए, इस स्थिति के बाद हम कह सकते हैं इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो राजनीतिक परिवर्तन थे, जो यूरोप के देश थे उनमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन आए, और हम इन्हीं कारणों को कह सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, और द्वितीय विश्व युद्ध की वजह से ही फिर शीत युद्ध हो जाता है। ठीक है, जो कि हम देख सकते हैं ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगी। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राष्ट्रीय संघ की सफलता और असफलता का विस्तार से चर्चा कीजिए। यानी जो राष्ट्रीय संघ है उसकी जो सफलता और असफलता है उसके बारे में हमें बताना है। यानी देखिए, जो प्रथम विश्व युद्ध होता है उसके बाद में राष्ट्रीय संघ को बनाया जाता है। ठीक है, यानी लीग ऑफ नेशन को बनाया जाता है। किस तरह से इसकी सफलता होती है और किस तरह से ये विफल हो जाता है, अब हम इसको ही चर्चा करेंगे। पहले हम देख लेंगे इसका परिचय। के परिचय में आप क्या लिख सकते हैं? राष्ट्रीय संघ, जिसको लीग ऑफ नेशन के नाम से भी जाना जाता है, इसकी स्थापना 10 जनवरी 1920 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई थी। यानी इसकी जो स्थापना हुई थी वो 10 जनवरी 1920 में हुई थी, विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद। इसका उद्देश्य था कि वैश्विक शांति की स्थापना और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के लिए एक मंच प्रदान करना, ताकि भविष्य में बड़े युद्धों को टाला जा सके। यानी इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि एक मंच प्रदान करना, ताकि भविष्य में ऐसे जो युद्ध हैं उनको रोका जा सके और बातचीत से ही चीज़ों को सही किया जा सके। इसके प्रमुख उद्देश्य थे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देना, एक ये इसका प्रमुख उद्देश्य था। दूसरा था इसका आक्रमणकर्ता को रोकना, यानी जो आक्रमणकारी चीज़ें हैं उनको रोकना, और वैश्विक सहयोग को प्रोत्साहित करना, यानी विश्व स्तर पर जो सहयोग है उसको बढ़ाना भी इसका उद्देश्य था। और आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का समाधान करना, यानी इसका एक और उद्देश्य था कि आर्थिक और जो सामाजिक समस्याएं होती हैं उनका समाधान करना भी इसका उद्देश्य था। राष्ट्रीय संघ का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित था। यानी जो राष्ट्रीय संघ था उसकी जो मुख्यालय था वो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित किया गया था। हालांकि राष्ट्रीय संघ के कई सकारात्मक प्रयास थे, लेकिन यह अपने उद्देश्य को पूरी तरह से सफलतापूर्ण प्राप्त नहीं कर सका। यानी हम कह सकते हैं, देखिए इसके बहुत सारे सकारात्मक हम प्रभाव देख सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इसका जो मुख्य उद्देश्य था ये उसको नहीं प्राप्त कर पाता है, क्योंकि जो द्वितीय विश्व युद्ध हो जाता है, क्योंकि इसका मेन मोटिव यही था कि युद्ध ना हो
भविष्य में कभी प्रथम विश्व युद्ध के बाद, और द्वितीय विश्व युद्ध हो जाता है, जिसकी वजह से ये असफल हो जाता है। और इसकी असफलता ने द्वितीय विश्व युद्ध का मार्ग प्रस्तुत किया, और इसी की असफलता की वजह से द्वितीय विश्व युद्ध जैसी हम सिचुएशन देख सकते हैं। इसके सफल और असफल प्रयासों को निम्नलिखित रूप से सुझाया जा सकता है, और हम देखेंगे इसके सफल और असफल जो प्रयास हैं, अब हम उन्हीं को देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, उसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं राष्ट्रीय संघ की सफलता। राष्ट्रीय संघ की सफलता देखेंगे पहले। राष्ट्रीय संघ की सफलता में आप लिख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान। किस तरह से, चलिए देखते हैं। राष्ट्रीय संघ ने कुछ अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने में सफलता प्राप्त की, जैसे कि उसने 1921 में स्वीडन और फिनलैंड के बीच ऑलैंड द्वीप समूह के विवाद को सुलझाया। यानी इसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो विवाद थे उनको सुलझाने का प्रयास किया। जैसे कि आप एग्जाम्पल के रूप में ही इसको लिख सकते हैं, जो ऑलैंड द्वीप समूह है उसके विवाद को इसने सुलझाया था, जिसमें निर्णय लिया गया कि द्वीप फिनलैंड का हिस्सा रहेगा। इस प्रकार इसने ग्रीस और बुल्गारिया के बीच 1925 में हुए विवाद को भी सफलतापूर्वक हल किया। इन निर्णयों ने राष्ट्रीय संघ की उपयोगिता को प्रमाणित किया और यह दिखाया कि विभिन्न देशों के बीच विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से हल करना संभव है। और इन सभी प्रयासों से हम कह सकते हैं जो वैश्विक स्तर पर समस्याएं हैं या मुद्दे हैं उनको हल किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इसकी सफलता देखेंगे। नेक्स्ट सफलता में आप लिख सकते हैं मानव अधिकारों और श्रम सुधार। किस तरह से राष्ट्रीय संघ ने मानव अधिकारों और श्रम सुधार के लिए कुछ क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसे ILO कहा जाता है, राष्ट्रीय संघ की हिस्सा था और इसमें श्रमिकों की स्थिति सुधारने के लिए कई कानून बनाए गए थे, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो श्रमिकों की स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा दयनीय हो गई थी। तो उसको सुधारने के लिए ILO बनाया गया था, जो श्रमिकों के अधिकारों और श्रमिकों के लिए कार्य करता था। ठीक है, आगे आप इसमें लिख सकते हैं इसके प्रयासों में श्रमिकों की कार्य स्थिति में सुधार आया और काम के घंटे, वेतन, बच्चे और महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में नियम बनाए गए। यानी देखिए इसके अंतर्गत क्या हुआ कि जो काम के घंटे थे, वेतन थे और बच्चे और जो महिलाएं होती थी उनके संबंध में कुछ नियम कानून बनाए गए, ताकि जो बच्चे हैं और महिलाएं हैं उनकी सुरक्षा भी की जा सके, और अगर वो कार्य करना चाहते हैं तो उनसे कार्य भी करवाया जा सके, लेकिन ज़्यादा छोटे बच्चों से नहीं। इसके अलावा राष्ट्रीय संघ ने मानव तस्करी और दास प्रथा के खिलाफ भी अभियान चलाए, जिससे समाज में सुधार की दिशा में एक कदम बढ़ाया जा सके। यानी इसके अलावा जो राष्ट्रीय संघ है उसने जो मानव तस्करी होती है या दास प्रथा होती है इसके खिलाफ भी अभियान चलाए थे, ताकि जो मानव की दिशा है या सुधार है उसको बढ़ाया जा सके। ठीक है, अब हम देखेंगे थर्ड इसकी सफलता, वो है हमारे आर्थिक और स्वास्थ्य सहयोग। किस तरह से राष्ट्रीय संघ ने आर्थिक और स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने के लिए भी प्रयास किए। उसने वैश्विक महामारियों टाइफाइड और मलेरिया के निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्रीय संघ के स्वास्थ्य संगठन ने टीकाकरण और स्वास्थ्य सेवाओं देने के लिए काम किया। यानी देखिए जो स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं उनको बढ़ाने का प्रयास किया, जो टीकाकरण होता है उसको बढ़ाने का प्रयास किया, ताकि क्या हो, जो स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं या ये कहें स्वास्थ्य जो समस्याएं हैं उनसे निपटा जा सके। इसके अलावा उसने आर्थिक सहायता प्रदान कर कुछ देशों की वित्तीय स्थिति को सुधारने का प्रयास किया। यानी कुछ देशों की जो वित्तीय स्थिति थी उसको सुधारने का भी प्रयास किया, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया और हंगरी की वित्तीय सहायता की। यानी इसके अंतर्गत आप ऑस्ट्रेलिया और हंगरी का एग्जाम्पल लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो वित्तीय सहायता थी वो देनी आवश्यक थी, वहाँ की कंडीशन बहुत ज़्यादा बेकार हो गई थी। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं अल्पसंख्यक संरक्षण। किस तरह से राष्ट्रीय संघ ने विभिन्न देशों में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए। उसने यूरोप के कुछ हिस्सों में बसे अल्पसंख्यकों की समस्या पर ध्यान केंद्रित किया और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए कानून बनाए। इससे कुछ हद तक अल्पसंख्यकों की स्थिति में सुधार हुआ और उनके अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित हो सकी। यानी देखिए जो अल्पसंख्यक होते हैं उनके अधिकारों की भी रक्षा करने का इसने प्रयास किया, ताकि जो अल्पसंख्यक होते हैं उनकी सुरक्षा की जा सके, उनके जो अधिकार हैं उनको बचाया जा सके। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय संघ की असफलताएं। इसके अंतर्गत पहला आप लिख सकते हैं सदस्य देशों का समर्थन ना मिलना, क्योंकि देखिए जो अमेरिका देश है उसकी जो राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन, उन्होंने ही राष्ट्रीय संघ को बनाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन अमेरिका ही उसमें शामिल नहीं हुआ। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो उसके समर्थन देश थे वो ही उसमें शामिल नहीं थे या उन्होंने उसका साथ नहीं दिया। किस तरह से, चलिए देखते हैं। राष्ट्रीय संघ की सबसे बड़ी असफलता ये थी कि उसे सभी प्रमुख देशों का समर्थन नहीं मिला।
यानी उसकी जो प्रमुख देश थे उन्होंने ही राष्ट्रीय संघ का समर्थन नहीं दिया था। इसकी स्थापना के बाद अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया, यानी जो अमेरिका देश था वो इसमें शामिल नहीं हुआ। और जो अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन थे उन्होंने ही सुझाव दिया था राष्ट्रीय संघ को बनाने का, जो कि इसकी शक्ति और प्रभाव को कमजोर करने वाली प्रमुख कारण था। इसके अतिरिक्त जर्मनी और सोवियत संघ भी शुरू में इसके सदस्य नहीं थे, और इसके अतिरिक्त जो जर्मनी और सोवियत संघ था शुरू में इसके सदस्य नहीं होते, जिसके कारण इसकी वैश्विक पहुंच और शक्ति पर असर पड़ा। इसके साथ ही इटली, जापान और जर्मनी जैसे देश बाद में इसके अलग हो गए, और बाद में चल के क्या होता है, इटली, जापान और जर्मनी जो थे वो बाद में चल के इससे अलग हो जाते हैं, जिससे राष्ट्रीय संघ के प्रभाव और भी कम हो जाता है, और जो राष्ट्रीय संघ की शक्तियां थी वही कमजोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो असफल हो जाता है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं प्रभावी सैन्य शक्ति की कमी। किस तरह से राष्ट्रीय संघ के पास कोई अपनी सैन्य शक्ति नहीं थी। जी हाँ, जो राष्ट्रीय संघ था उसके पास कोई भी अपनी सैन्य शक्ति नहीं थी, इसलिए वह अपने निर्णय को लागू करने में असमर्थ था। यानी अगर वो कोई निर्णय भी बना दे तो उसे लागू कैसे करेगा, उसके पास तो खुद की कोई सैन्य शक्ति नहीं थी। जब कोई देश उससे निर्णय का उल्लंघन करता तो राष्ट्रीय संघ के पास उसे रोकने के लिए कोई सशक्त साधन नहीं होता, और कोई देश उसकी बातों को माने या ना माने, अगर नहीं मान रहा है, उल्लंघन कर रहा है, तो उसको रोकने के लिए उसके पास कोई भी सशक्त कारण या फिर ये कहे सशक्त साधन नहीं होता था। जैसे कि 1931 में जापान ने मंचूरिया पर आक्रमण कर दिया और राष्ट्रीय संघ इसे रोकने में विफल रहा। यानी जापान जो था उसने मंचूरिया पर 1931 में आक्रमण कर दिया और राष्ट्रीय संघ इसे नहीं रोक पाया क्योंकि उसके पास कोई अपनी सेना नहीं थी। इस प्रकार 1935 में इटली ने अबसीनिया पर आक्रमण किया, लेकिन राष्ट्रीय संघ इसे रोक नहीं सका। इसका परिणाम ये हुआ, विश्वसनीयता पर प्रश्न उठने लगे और देशों ने उसे गंभीरता से लेना बंद कर दिया। अब जो देश थे वो उसके खिलाफ जाकर एक दूसरे पर आक्रमण कर रहे हैं, तो क्या हुआ, जो और देश थे वो भी उसकी गंभीरता से उसे लेना बंद कर चुके थे और उसकी बातों को कोई भी सीरियस नहीं लेता था। तो ये भी इसकी एक विफलता का कारण बना। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं महाशक्तियों के टक्कर सफलता। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं राष्ट्रीय संघ के असफल होने का एक कारण यह भी था कि वह महाशक्तियों के बीच संघर्ष को रोकने में असफल रहे। उदाहरण के लिए उसने जर्मनी के नाजी विस्तारवादी नीतियों को रोकने के लिए कई प्रभावी कदम उठाए। हिटलर के सत्ता में आने के बाद जर्मनी ने अपने सैन्य बलों पर विस्तार करना शुरू कर दिया और राष्ट्रीय संघ इसका विरोध करने में असमर्थ रहा। और देखिए जो जर्मनी था उसके देखिए जब जर्मनी में हिटलर का शासन आ जाता है तो वो अपनी जो सैन्य बल था उसको मजबूत करने लगा, और जो राष्ट्रीय संघ था वो इसको नहीं रोक पाया, इसका असमर्थन नहीं कर पाया। इससे हिटलर को और अधिक आक्रमणकर्ता दिखाने का अवसर मिला, जिससे यूरोप में अशांति और अस्थिरता को बढ़ावा दिया और अंत द्वितीय विश्व युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। और इसके ही बावजूद जो द्वितीय विश्व युद्ध था वो उत्पन्न हो जाता है, ये अब वहाँ पर अशांति और अस्थिरता का माहौल पैदा हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आप इसमें लिख सकते हैं आर्थिक प्रबंधन की असफलता। किस तरह से राष्ट्रीय संघ ने आक्रामक देशों पर आर्थिक प्रबंधन लगाने की कोशिश की, लेकिन यह नीतियां असफल रहीं। यानी जो आक्रामक देश थे उन पर आर्थिक नीतियां लगाने की कोशिश करी, लेकिन वो असफल रहीं। आर्थिक प्रबंधन जो थे वो नहीं काम कर पाए उन पर। जैसे कि इटली पर अबसीनिया पर आक्रमण के समय लगे गए प्रबंधन प्रभावी साबित नहीं हो पाए, और जो राष्ट्रीय संघ था उस टाइम पे जब इटली ने अबसीनिया पर कब्जा किया था तो उसको रोकने के लिए कुछ प्रबंधन लगाए थे, लेकिन वो प्रभावी नहीं हो पाए। कई देशों ने प्रतिबंधों का समर्थन नहीं दिया और इटली पर कोई खास असर नहीं पड़ा। इसके कारण राष्ट्रीय संघ की शक्तियां कमजोर हो गईं और सदस्य देशों ने प्रस्तावों को गंभीरता से लेना बंद कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो और सदस्य देश थे उसके जो प्रस्ताव थे उनको गंभीरता से लेने बंद कर देते हैं और उन्हें भी लगने लगता है कि राष्ट्रीय संघ कुछ नहीं कर सकता। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में विफलता। किस तरह से राष्ट्रीय संघ का मुख्य उद्देश्य था वैश्विक शांति बनाए रखना, लेकिन यह द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में असफल रहा। यह उसकी सबसे बड़ी असफलता मानी जाती है। जर्मनी, इटली और जापान जैसे आक्रामक
देशों की गतिविधियों को रोकने में राष्ट्रीय संघ की नाकामी ने द्वितीय विश्व युद्ध का मार्ग प्रस्तुत किया। और जब द्वितीय विश्व युद्ध हो जाता है, इसका मतलब उसकी जो सबसे बड़ी असफलता मानी जाती है वो द्वितीय विश्व युद्ध को मानी जाती है, क्योंकि जो जर्मनी था, इटली था और जो जापान था, इनकी जो आक्रमणकारी नीतियां थी या फिर गतिविधियां थी, उसे राष्ट्रीय संघ नहीं रोक पाता और द्वितीय विश्व युद्ध हो जाता है। आई होप इसकी सफलता और जो विफलता है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। चलिए अब हम इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष में आप इसके लिख सकते हैं, राष्ट्रीय संघ ने वैश्विक सहयोग, मानवाधिकारों की सुरक्षा और आर्थिक तथा स्वास्थ्य संबंधित मुद्दों के समाधान में कुछ हद तक सफलता प्राप्त की, लेकिन इसकी असफलताएं अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। इसके पास एक प्रभावी सैन्य बल और सभी प्रमुख देशों का समर्थन नहीं था। यानी हम कह सकते हैं जो राष्ट्रीय संघ है उसकी जो नीतियां थी वो जितनी प्रभावी थी उससे ज़्यादा वो अप्रभावी रही, यानी उनका कोई प्रभाव नहीं रहा। और जो समर्थन देश थे वो भी फिर उसका साथ नहीं दे रहे थे। और इसके इसके जो साथ समर्थन देश थे या फिर ये कहें इसके पास कोई सैन्य बल नहीं था, जिसकी वजह से जो देश थे वो इसका समर्थन नहीं कर रहे थे। इससे उनकी निर्णय क्षमता कमज़ोर हो गई। इसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय संघ का लक्ष्य अधूरा रह गया और यह द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में विफल रहा, क्योंकि जो राष्ट्रीय संघ था वो बनाया ही इसलिए गया था ताकि भविष्य में कभी युद्ध ना हो। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध हो जाता है, जिसकी वजह से जो इसका मुख्य उद्देश्य था वो अधूरा ही रह जाता है। हालांकि इसके विचार और प्रयासों ने बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मार्ग प्रस्तुत किया, जो आज भी वैश्विक शांति और सुरक्षा बनाए रखने के प्रयास में कार्यरत है। देखिए जो राष्ट्रीय संघ है वो तो विफल हो जाता है, लेकिन आगे चल के संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है, जो कि आज भी इसके जगह पर कार्य करता है। क्योंकि देखिए राष्ट्रीय संघ तो खत्म हो गया, लेकिन इसी की जगह पर शक्तिशाली रूप में बनाया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ, जो कि आज भी कार्य कर रहा है और जो पूरे ही विश्व है उसको जोड़े रखने का और शांति स्थापित करने का और सभी को सुरक्षित माहौल देने का प्रयास करता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगी। ओके, एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी को चेकआउट कर सकते हैं फॉर मोर कनेक्टिविटी। एंड आप मेरी वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मेरी अपकमिंग वीडियोस हों आपके एग्जाम से रिलेटेड आप उन्हें देख पाएँ और अपनी जो स्टडी है उसे अच्छे वे में सही सुव्यवस्थित तरीके से कर पाएँ और आप अच्छे नंबर गेन कर पाएँ। एंड आप मेरी वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि वो भी अच्छे नंबरों से पास हो पाएँ। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग everyone।